नेपाल में जेनजी आंदोलन अराजक रूप ले चुका है। जेनजी यानी 20 से 30 साल के युवा प्रदर्शनकारियों ने महज 2 दिनों में प्रधानमंत्री केपी ओली को नेपाल की सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। महज 24 घंटे में नेपाली युवाओं का विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि ओली को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेपाल में इतना प्रचंड आंदोलन आखिर हुआ कैसे, और हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं कि क्या नेपाल जो इन दिनों ज़्यादा चाइना की तरफ झुक चुका था, भारत से हमेशा से नेपाल का एक गठजोड़ रहा, एक करीबी रिश्ता रहा, लेकिन हाल के कुछ दशकों में वो चीन के करीब भी गया। तो क्या इसका कोई चीन कनेक्शन है? आइए वही समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, काठमांडू का नियंत्रण फिलहाल सेना ने अपने हाथ में ले लिया है और नेपाली सेना के प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाने की अपील की है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा नेपाल की सड़कों पर शांत होता नहीं दिख रहा। काठमांडू में मंगलवार को कर्फ्यू लगाया गया था, फिर भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनों और झड़पों की खबरें आई हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि सोमवार को किस तरीके से गुस्साए थे जेनजी, और इसमें उनके ऊपर भी एक्शन हुआ था। करीब 21 लोगों की जान गई। मंगलवार को काठमांडू स्थित संसद भवन पर धावा बोलते हुए आग लगा दी गई संसद को नेपाल के, और ये पहली बार हुआ। इसके अलावा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास भी धुआं उठता हुआ दिखा। इसके बाद विमानों की आवाजाही बंद हुई। सोशल मीडिया पर बैन से जेनजी भड़के, यही कहा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित कई पूर्व प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की। यहां सिंह दरबार के नाम से प्रसिद्ध केंद्रीय सचिवालय आग की लपटों में धू धू कर जलता दिखा। दरअसल इस उग्र प्रदर्शन के पीछे की एक तात्कालिक वजह ओली सरकार के ही एक फैसले को बताया जा रहा है। नेपाल सरकार ने वहां फेसबुक, ट्विटर, एक्स और यूट्यूब सहित लगभग सभी लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। इसके बाद सोमवार को युवाओं का सैलाब काठमांडू की सड़कों पर उतरा था। इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 21 लोगों की जान गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए और इस गोली ने मानो आग में घी का काम किया। इसके बाद तो प्रदर्शनकारी पूरी तरह से अराजक हो गए। उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं के घरों में आग लगाई, नारे लगाए, सोशल मीडिया पर बैन बंद करो, भ्रष्टाचार रोको। सोशल मीडिया नहीं, टिकटॉक पर क्यों नहीं रोक लगी, ये एक अहम सवाल हो जाता है। सरकार ने कुल 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन चाइनीज ऐप टिकटॉक इसमें शामिल नहीं था। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक चीनी स्वामित्व वाला ये प्लेटफॉर्म नेपाल में आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड है और उसने नए कानूनों का पालन करने पर पहले ही अपनी सहमति दे दी थी, जिनके तहत कंपनियों को स्थानीय संपर्क कार्यालय बनाना जरूरी था। टिकटॉक को 2023 में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और अश्लील सामग्री फैलाने के आरोप में बैन किया गया था। बाद में कंपनी ने नेपाली कानूनों का पालन करने का वादा किया, तब बैन हटा दिया गया। अब आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें यह कहा गया है कि थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी आई है कि टिकटॉक नेपाल में खास राजनीतिक महत्व रखता है। खासकर 16 से 24 साल के युवाओं ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदू राष्ट्र और राजशाही बहाली की मुहिम चलाई, जिसे 2008 में खत्म कर दिया गया था। ओआरएफ का यह मानना है कि टिकटॉक पर रोक न लगाने का फैसला इस ऐप की राजनीतिक सक्रियता में केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। राजनयिकों ने हाल के सालों में श्रीलंका और बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का हवाला दिया, जिनके कारण राजनीतिक उथल-पुथल हुई और सरकारें गिरी। नेपाल इस समय गंभीर राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। काठमांडू ने बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दिया। प्रदर्शनकारियों ने बालाकोट में ओली के निजी आवास को आग लगा दी और अलग अलग पूर्व मंत्रियों के आवासों पर भी हमला किया। तो सिर्फ एक ऐप यानी कि टिकटॉक को लेकर यह कहा जा रहा है कि नेपाल का जो चीनी कनेक्शन है उसने भी युवाओं को भड़काया था और उसके ऊपर नेपाल ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसे बैन नहीं किया, जबकि बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स को उसने बैन किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।